हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ेंगे। क्लास 12 में फिजिक्स में एक चैप्टर है, इसका एक टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला क्या है, इस व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा हम किस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, और भी इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ओके, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु नाम क्यों पड़ा व्हीट स्टोन। तो ये जो व्हीट स्टोन ये नाम है, ये एक इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक का नाम है। एक इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन। उन्होंने ही इस व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड देश के प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन। इन्होंने ही बताया कि अगर चार प्रतिरोध एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं और उसमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध को एक फार्मूले के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा हम ज्ञात कर पाते हैं। उसी को हम लोग व्हीट स्टोन सेतु नाम देते हैं। ठीक, जैसे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया गया है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो उसमें किसी अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी चीजों को इसी व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से आज हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं? अगर कोई कहे तो सिंपल सा कह सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा 4 प्रतिरोधों में दिए गए 3 ज्ञात प्रतिरोधों के अतिरिक्त एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। या हम कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। इस युक्ति का आविष्कार इंग्लैंड देश के प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इस परिपथ का नाम व्हीट स्टोन सेतु रख दिया गया। ओके, इतना जाने। अगर कोई पूछे व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं तो कहेंगे एक यह ऐसी युक्ति जिसके द्वारा दिए गए 3 ज्ञात प्रतिरोधों के अतिरिक्त एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। या एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। इसकी खोज इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने किया था, जिसके कारण उनके नाम पर ही इस नियम का नाम भी रख दिया गया व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके, तो इसका सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इसमें कहा गया यदि 4 प्रतिरोध क्रमशः PQRS, 4 प्रतिरोध, ये प्रतिरोधों का नाम है, PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि चारों मिलकर के एक चतुर्भुज की रचना करते हों और धारामापी में कोई विक्षोभ न उत्पन्न हो, उस कंडीशन में चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q बराबर शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी R/S। इसके कहने का ये मतलब है कि यदि 4 प्रतिरोध
पी क्यू आर और यस को इस प्रकार समायोजित किया जाए, को चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चारों भुजाओं से इस प्रकार समायोजित किया जाए कि दो भुजाएं समांतर हो, दो दो भुजाएं क्या हो, दो दो भुजाएं श्रेणी क्रम में हो, फिर उसके बाद भी ये भुजाएं समांतर क्रम में हो। तो कह रहा है कि चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, यानी P बटे Q बराबर क्या होगा, R बटे यस। जैसे हम लोग देखते हैं, वो तो सिद्धांत था, इसकी रचना कैसे होती है इसको देखिए, हम बता रहे हैं। एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का नाम हम लिख देते हैं, ये चतुर्भुज है, ये प्रतिरोध है P Q और ये है R, ये है यस। देखिए कह रहा है कि एक इस सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू आर यस, पहला प्रतिरोध है P है, दूसरा प्रतिरोध Q है, तीसरा प्रतिरोध R है, चौथा प्रतिरोध यस है, को चार भुजाओं, कौन कौन सी भुजा दिया है, ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, यानी P प्रतिरोध को ए बी भुजा पर, Q प्रतिरोध को बी सी भुजा पर, R प्रतिरोध को ए डी भुजा पर और यस प्रतिरोध को सी डी भुजा पर क्रमशः क्या कर देते हैं, अगर जोड़ देते हैं और ये जोड़ने पर ये चारों मिलकर के एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो बिंदु ए और सी के बीच विद्युत वाहक बल, ये देखिए बिंदु ए और बिंदु सी के बीच एक विद्युत वाहक बल, एक बैटरी जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E होता है और उसके बीच में एक कुंजी जोड़ते हैं K1 कुंजी, ठीक। बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में एक क्या कर देते हैं, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इसके बीच में दूसरी कुंजी K2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन करके तैयार हो जाता है। ओके, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि चार प्रतिरोध लेंगे P Q R और यस, चार प्रतिरोध को ले लिए, चारों प्रतिरोध को चतुर्भुज की चार भुजाओं के ऊपर क्या कर देंगे, समायोजित कर देंगे। पहली भुजा ए बी है, यानी ए बी भुजा पर P प्रतिरोध को रखेंगे, बी सी भुजा पर Q प्रतिरोध को रखेंगे, ए डी भुजा पर R प्रतिरोध को रखेंगे और सी डी भुजा पर यस प्रतिरोध को रखेंगे और बिंदु बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और K2 कुंजी लगा देंगे। बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में एक विद्युत वाहक बल, एक बैटरी जोड़ेंगे जिसका विद्युत वाहक बल E होगा और उसमें एक कुंजी K1 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा व्हीट स्टोन सेतु का रचना बन करके तैयार हो जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि ये फार्मूला कैसे उत्पन्न हुआ है, फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको देखा जाए, डेरिवेशन इसका कैसे बनेगा। तो हम कहेंगे कि माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई है, संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई है, यह धारा बिंदु ए पर दो भागों I1 और I2 में बढ़ जाती है। देखिए संतुलन की स्थिति जब रहेगी तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा, कोई विक्षोभ नहीं उत्पन्न होगा, यानी अगर P Q R S को चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा उत्पन्न न हो, विक्षोभ उत्पन्न न हो, या इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित न हो, उस कंडीशन में ही इनकी संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी P बटे Q बराबर R बटे S होगा। इस कंडीशन में बता रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा उत्पन्न नहीं होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी ये संतुलन की स्थिति में होगा। इस कंडीशन की ये बात कर रहा है कि अगर देखिए बैटरी से जोड़ दिए तो यहाँ पर धारा आई गया, ये बैटरी से धारा आई गया, लेकिन बिंदु ए पर पहुंचते ही ये विद्युत धारा के दो दिशाएं हो गई, दो रास्ते इसको मिल गए। तो एक और धारा I1 प्रवाहित हो गई, दूसरे ओर धारा I2 प्रवाहित हो गई। यानी अगर इस बिंदु की बात किया जाए कि बिंदु ए पर धारा बैटरी से तो आई, लेकिन इसके दो रास्ते हो गए, दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए।
जब भी दो रास्ते होंगे तो वहां पर संधि का नियम लागू हम करेंगे, और संधि के नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। उसी को यहाँ पर अप्लाई हम लोग करेंगे। ओके, तो देखिए, माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई, बैटरी से धारा आई प्रवाहित हो रही है। यदि धारा बिंदु ए पर दो भागों में, यह धारा बिंदु ए पर दो भागों में I1 और I2 में बढ़ जाती है। चूंकि संतुलन की स्थिति में धारा मापी G में धारा नहीं बहती है, अतः I1 धारा प्रतिरोध PQ में और I2 धारा प्रतिरोध RS में प्रवाहित होगी। पीछे देखिए, हम कह रहे हैं कि संतुलन की स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बैटरी से जो ही विद्युत धारा I प्रवाहित होगी तो बिंदु A पर जंक्शन आ गया, यानी संधि आ गया। अब इसमें P और Q प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित होगी और R और S प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध P और Q में I1 धारा प्रवाहित हो गई और प्रतिरोध R और S में I2 धारा प्रवाहित हो गई। ठीक ना, यानी यहाँ पर संधि है तो संधि पर धाराएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर संधि का नियम लगाते हैं तो आने वाली धारा कौन है, I है, जाने वाली धारा कौन है, I1 है और I2 है। तो बिंदु A पर अगर संधि का नियम लगाते हैं तो हम कहेंगे, बिंदु A पर संधि का नियम लगाते हैं तो कहेंगे कि किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, I को हम इसमें बताया गया है संधि के नियम में कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर संधि की ओर आने वाली धारा I है तो ये धनात्मक चिन्ह से, और संधि से देखिए दूर जाने वाली धारा I1 और I2 है, इसलिए इनको हम ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हम इसको कह देंगे कि सिग्मा I बराबर 0, I माइनस I1 माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I बराबर माइनस I1 उधर जाएगा प्लस I1, माइनस I2 उधर जाएगा प्लस I2। एक समीकरण एक इसको कर देंगे। I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2, क्योंकि बैटरी से I धारा गई और यहाँ से दो भागों में विभाजित हो गए। ठीक, अब देखिए, अब एक तो यहाँ पर संधि का नियम लगा दिए, अब इसमें दो लूप बनेंगे, एक लूप ये बनेगा और दूसरा लूप ये बनेगा। ठीक है, पहले लूप का नाम अगर देखा जाए तो ABDA, क्योंकि वहीं पर धारा को आना है, वहां पर क्या है, धारा को आना है। तो बंद लूप क्या हो जाएगा, ABDA, बंद लूप ABDA में। देखिए कैसे आपका द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल के EMF और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर बंद लूप ABDA में लूप के नियम से अगर देखा जाए तो ABDA की बात करते हैं। ABDA में यहां से देखिए धारा जा रही है तो I1P धारा गई और यहां से धारा गई तो इस तरह से धारा आनी चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए देखिए संधि से I1P हो गया और माइनस I2R हम रखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि I1P माइनस I2R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1P बराबर माइनस I2R को उधर ले जाएंगे तो प्लस I2R हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब दूसरा बंद लूप देखते हैं। पहला तो बंद लूप अगर देखा जाए तो ये बंद लूप हो गया ABDA। अब दूसरा बंद लूप क्या होगा, BCDB। दूसरा बंद लूप का नाम क्या होगा, BCDB। तो दूसरा बंद लूप में हम कहेंगे BCD में लूप के नियम से I1Q, इसमें I1 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए Q प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है
और यस प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए धाराएं एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम I2 यस को हम माइनस चिन्ह से लेंगे। तो I1Q माइनस I2 यस बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी को लिखा है I1Q माइनस I2 यस बराबर 0। तो I2 यस को उधर ले जाएंगे तो I2 यस ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 को भाग दे देंगे समीकरण 2/3 से। तो समीकरण 2 में I1P है और समीकरण 2 में I1Q है। तो I1P बटे I1Q बराबर, अगर देखा जाए तो समीकरण 2 में राइट हैंड साइड क्या है, I2R है और इसमें I2 यस है। तो I2R बटे I2 यस, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, यानी P बटे Q बराबर क्या हो गया, R बटे यस। और यही हमारा क्या है, P बटे Q बराबर R बटे यस, यही हमारा सिद्धांत है और इसी को सिद्ध करना था। यानी अगर चार प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि चारों मिलकर के एक चतुर्भुज की रचना करें, तो उनके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी P बटे Q बराबर क्या होता है, R बटे यस होता है। ओके, अब यहां तक हम लोगों ने तो फार्मूला का सत्यापन कर लिया कि कैसे फार्मूला आया। अब चलिए इस पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की मतलब अज्ञात प्रतिरोध की गणना करना है। क्योंकि इसका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ही कहता है कि किसी भी परिपथ में अगर तीन प्रतिरोध ज्ञात है और चौथा प्रतिरोध ज्ञात नहीं है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध को हम आसानी से इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये अज्ञात प्रतिरोध यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि चूंकि क्या है, परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है, चूंकि परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है, अतः व्हीटस्टोन सेतु के नियम से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अगर देखेंगे तो कहेगा क्या, P बटे Q बराबर क्या होता है, P बटे Q बराबर होता है R बटे यस। संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी 4/8 हम यहाँ पर ले लेंगे, 4/8 बराबर कह रहा है कि 5 में क्या हो जाएगा, 5 यक्स। ठीक, चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन नहीं काटते हैं, 4 का यक्स में गुणा कर देते हैं तो 4 यक्स हो जाएगा बराबर 8 गुणे 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 8 गुणे 5/4। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 ओम। यानी ये अज्ञात प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम। अज्ञात प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, यानी देखिए 3 ज्ञात प्रतिरोध दिया गया था, तो चौथा अज्ञात प्रतिरोध हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। उसी तरह से ये दे दिया, इस तरह से बना के दे देगा, ये तो थोड़ा सा आसान है, इस तरह से बना करके दे देगा तो भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बना दिया। ठीक, ये बिंदु ए ले लिए, ये बिंदु बी ले लिए। ठीक है, और कह रहा है कि ए है, बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, ए से डी तक पहुंच गया है, ए से डी तक, ए से डी तक 2 ओम है, ए से सी तक, ए से सी तक है 3 ओम,
फिर ए से डी तक है 2 ओम। फिर कह रहा है कि सी से बी तक यक्स ओम है। और कह दे रहा है कि डी से बी तक 4 ओम। और कह रहा है कि सी से डी के बीच में क्या है, सी से बी के बीच में भी एक प्रतिरोध उसने जोड़ दिया है और इसका मान उसने दे दिया 10। तो चूंकि ये क्या है, संतुलन की स्थिति में है। देखिए कंडीशन देखिए, ए से डी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, तो ए से डी के बीच में हमने 2 ओम लगा दिए। फिर क्या कह रहा है कि ए से सी के बीच में 3 ओम है, तो ए से सी के बीच में 3 ओम हो गया। ए से डी के बीच में 2 ओम हो गया, ए से डी के बीच। अब सी से बी के बीच में एक्स ओम है, तो सी से बी के बीच में एक्स ओम हमने ले लिया। और क्या कह दिया है इसने कि बी से डी के बीच में 4 ओम है, तो बी से डी के बीच में 4 ओम ले लिया। देखिए सी और डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो सी से डी के बीच में 10 ओम हमने लगा दिया है। तो चूंकि हम ये कहेंगे, चूंकि व्हीटस्टोन संतुलन की स्थिति में, व्हीटस्टोन किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में। जब संतुलन की स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, जब संतुलन की स्थिति में रहेगा तो बीच में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, ये P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे यस। ठीक है, P बटे Q यानी 3 बटे यक्स हम लिख देंगे, 3 बटे यक्स बराबर हो जाएगा 2 बटे 4। 2 बटे 4 हमने लिख दिया, सिंपल सा। फिर गुणा कर देंगे, तो यक्स का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 इसका इसमें, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा में 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम। यानी अज्ञात प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम का ये अज्ञात प्रतिरोध होगा। इसका मान कितना आएगा, 6 ओम है। ठीक है, बस इसी तरह से करना है। ये क्या कह रहा है कि ए से डी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, तो ए से डी के बीच में 2 ओम लगा दिए। कह रहा है कि ए से सी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध है, तो ए से सी के बीच में 3 ओम लगा दिए। सी से बी के बीच में कह रहा है कि यक्स ओम का है, तो सी से बी के बीच में यक्स ओम लगा दिए। बी से डी के बीच में देखिए 4 ओम है, तो बी से डी के बीच में 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिए। सी और डी के बीच में 10 ओम है, तो सी और डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा। ठीक है, अब व्हीटस्टोन से तो संतुलन की स्थिति में रहेगा, तो बीच में सी और डी के बीच में कितना प्रतिरोध लगे, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, P बटे Q बटे बराबर R बटे यस, यानी 3 बटे यक्स बराबर 2 बटे 4। तो ये गुणा कर देंगे, 2 का x में 2x बराबर 3 गुणे 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न परिपथों में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए तथा बी के बीच 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। यदि बिंदु ए और बी, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, इसके बीच में बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो प्रतिरोधों में धाराओं का मान ज्ञात कीजिए कि तो इन प्रतिरोधों में 2 और 4 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हुआ, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हुआ, उसी को ज्ञात करना है। मतलब 4 वोल्ट की बैटरी है, इससे विद्युत धारा जा रही है, लेकिन इन प्रतिरोधों में कितनी विद्युत धारा गई, इसको हमको अलग अलग मान ज्ञात करना है। ठीक, और ये जबकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे दिया है, 0.4 ओम दे दिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, तो ये हम फिगर बनाए। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए से सी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। देखिए ए से सी के बीच में कितना ओम का, 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए से डी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है।
ए से संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु अतः प्रतिरोध ए से, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 3 ओम है, ये 6 ओम। 10 ओम वाले प्रतिरोध में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह परिपथ एक संतुलन व्हीटस्टोन सेतु है। परिपथ का चित्र इस तरह से होगा, AC 2 ओम, AD कितना है 2, फिर CD कह रहा है कि 10 ओम है। C से B के बीच में कितना है 4 ओम। ठीक है, ओके। ADB में ओके ठीक है, इसमें कर देते हैं, इसको D बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको D बना दिए और इसको C बना दिए। इसको C बना दिए, ठीक है, ओके। A से D के बीच में, A से D के बीच में 3 ओम हो गया, A से C के बीच में 2 ओम हो गया, फिर C से B के बीच में 4 ओम हो गया, और D से B के बीच में 6 ओम हो गया। अब सही है, ठीक है। ये जो फिगर दिया है उसी फिगर के हिसाब से हम लोग बनाया है। A से D C के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि C से B के बीच में देखा जाए तो 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। फिर A से D के बीच में देखा जाए, A से D पे तो 3 ओम का प्रतिरोध है, और फिर D से B के बीच में 6 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए यह परिपथ संतुलन की स्थिति में है, व्हीटस्टोन सेतु है, अतः परिपथ का चित्र तो निम्न प्रकार हो जाएगा। अब C और D के बीच में देखिए 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अगर यहाँ से 4 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा जा रही है तो आई गई, तो जंक्शन ए पर क्या हो गया, धारा के दो रास्ते मिले। अब जब 2 रास्ते हो जाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, एक ओर की ओर धारा आई जा रही, तो इधर अगर धारा चली गई आई, तो इधर को धारा कौन सी जाएगी, I माइनस I1 जाएगी, क्योंकि टोटल धारा क्या आ रही है, I धारा। तो एक और I चली गई तो एक और क्या हो जाएगी, I माइनस I1 जाएगी। तो इधर धारा आई गई तो यहाँ तक I धारा आएगी, इधर धारा I माइनस I1 आई तो यहाँ पर भी धारा I माइनस I1 ही आएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि ABD में तुल्य प्रतिरोध चूंकि हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि ACB में कितनी धारा प्रवाहित हुई और ADB में कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कि ACB का तुल्य प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। वो भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो ACB का तुल्य प्रतिरोध देखिए, ADB का 4 धन 6 बराबर 4 2 6 ओम हो जाएगा। ACB का तुल्य प्रतिरोध 3 6 3 9 ओम हो जाएगा। देखिए 3 6 3 9, ADB का 9 ओम हो गया और ACB का 4 2 6 ओम प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों परस्पर समांतर क्रम होंगे, ऊपर वाला और ये नीचे वाला अगर देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। और 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9। इन दोनों का क्या एलसीएम लेंगे, 6 9 का तो 18 हो जाएगा, 6 3 18 3 हो गया, 9 दूनी 18 2 हो गया, 3 में जोड़ दो, 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया, 3 2 5/18। R बराबर 1/R बराबर है तो R बराबर 18/5 हो जाएगा, और 18/5 अगर करेंगे तो 18 में 5 से भाग देंगे तो 3.6 ओम तुल्य प्रतिरोध आएगा। मतलब टोटल का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3.6 ओम आ गया। ठीक है, अब सेल से कितनी धारा ली गई है, सेल से तो धारा I ही हम ले रहे हैं, और धारा I बराबर V/R होता है ये,
आई बराबर 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है। तो V बराबर 4 कर दिए और देखिए तुल्य प्रतिरोध 3.6 ऑलरेडी आया था। वाय प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध भी 0.4 ओम दिया है, इसलिए 0.4 को जोड़ देंगे। 3.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 एम्पियर। यानी पूरे परिपथ में बैटरी से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई। बैटरी से कितनी? बैटरी से यहाँ से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक ना। लेकिन 1 एम्पियर की विद्युत धारा तो यहाँ से प्रवाहित हुई, लेकिन यहाँ पर जाने पर तो दो अलग अलग भागों में बट गई। अब इधर कितना प्रतिरोध, इधर कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुई और इधर कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुई, उसी को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। इसका एक भाग आई है भुजा एडीबी में, तो एडीबी भुजा में एडीबी ये भुजा में आई माइनस आई वन धारा जा रही है और एसीबी भुजा में कौन सी धारा जा रही है? आई धारा जा रही है। तो उन दोनों भुजाओं को अगर देख लिए तो कह रहा है कि आई माइनस एक में आई धारा जाएगी, दूसरे में आई माइनस आई वन धारा जाएगी और ए बी के बीच में विभवांतर क्या है? बी है। तो बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, फार्मूला ओम के नियम से। तो आई आर पहले में आई वन धारा जा रही है 6 ओम, 6 ओम टोटल तुल्य प्रतिरोध है, पहले का 6 ओम है। दूसरे में आई माइनस आई वन धारा जा रही है, इसका प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है? 9 ओम है। तो आई माइनस आई वन, तो आई 6 आई वन बराबर क्या हो जाएगा? 9 आई माइनस 9 आई वन हो जाएगा। इस 9 आई वन को उधर ले जाएंगे तो 9 6 15 आई वन बराबर 9 आई वन बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटे 15 आई, 15 इधर आ जाएगा तो 9 बटे 15 आई। आई बराबर हमने यहाँ से देखा है कि आई बराबर 1 एम्पियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 9 बटे 15 हो जाएगा। 9 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 0.6 एम्पियर होगा। यानी जो आई वन धारा जाएगी, आई वन धारा जो गई है इधर, आई वन धारा इधर जाएगी कितने? 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा जाएगी। तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा तो आई यहाँ तक, तो 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी? तो 1 एम्पियर में से 0.6 एम्पियर हम घटा देंगे, तो 1 एम्पियर में से 0.6 एम्पियर घटा दिए तो 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा चली जाएगी। यानी इसमें देखा जाए तो इस परिपथ में 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस वाले परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में हम प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर 3 प्रतिरोध ज्ञात हो, चौथा प्रतिरोध ज्ञात न हो, तो अज्ञात प्रतिरोध को भी इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक पढ़ा गया है उसका 2 मिनट में फिर से रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसकी खोज इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने किया था। व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर 4 प्रतिरोधों को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार जोड़े कि चारों प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर स्थित हो, तो किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा की भी हम गणना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सिद्धांत के हिसाब से ये बताया गया कि अगर 4 प्रतिरोध को एक इस प्रकार व्यवस्थित करें कि चारों प्रतिरोध चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर आधारित एक चतुर्भुज की रचना करें, तो उन प्रतिरोधों का संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q बराबर दूसरी संलग्न भुजा पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यानी P/Q बराबर क्या होगा? R/S होगा। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा है और इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया है।
तो विटिशोन सेतु परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बस इसी प्रकार से हम लिख देंगे, हमारा विटिशोन सेतु कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू।